डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आज हम उनकी लाइफ स्टोरी को डेट बाय डेट नहीं देखेंगे, बल्कि उनके 3 बड़े किरदारों को समझने की कोशिश करेंगे। एक समाज सुधारक, एक राष्ट्र निर्माता और एक ऐसे अर्थशास्त्री जिनके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। उनकी लड़ाई और उनका विजन वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। चलिए तो फिर उनके पहले किरदार से शुरू करते हैं, एक समाज सुधारक। जब हम उनके बचपन के बारे में पढ़ते हैं, 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में जन्म, तो जाहिर है कि इस संघर्ष की कहानी सामने आती है। स्कूल में अलग बैठाया जाना, पानी तक को ना छूने देना, ये बातें सुनने में ही कितनी पीड़ादायक लगती हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस भेदभाव ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर एक आग जला दी। उन्होंने इस अपमान को अपनी ताकत बना लिया, और इस लड़ाई के लिए उनका चुनावा हथियार था शिक्षा। उनका वो मशहूर कोट है, शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ। मैं वही कहने वाला था। हाँ, उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि अगर समाज की इस बनावट को चुनौती देनी है। जब मैं पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। उस दौर में उन हालात से निकलकर उन्होंने न सिर्फ भारत में पढ़ाई की, बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी जगहों से डॉक्टरेट की उपाधियां हासिल की। ये आज भी बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में तो ये लगभग एक क्रांति थी। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं। ये उस व्यवस्था के मुंह पर तमाचा था जो कहती थी कि ज्ञान पर कुछ ही लोगों का हक है। एक दिलचस्प किस्सा है उनके न्यूयॉर्क के दिनों का। उन्होंने अपनी दोस्त को लिखा था कि अमेरिका में पहली बार उन्हें एक इंसान होने का एहसास हुआ, एक अछूत होने का नहीं। अच्छा। वो जो आजादी का एहसास था, उसे वो भारत के हर दबे कुचले इंसान के लिए हकीकत बनाना चाहते थे। शिक्षा तो बस एक शुरुआत थी। तो शिक्षा उनका हथियार थी, पर क्या सिर्फ कानूनी या अकादमिक लड़ाई ही काफी थी? उन्होंने महाड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलन किए, जहां हजारों लोगों के साथ मिलकर उन्होंने उस तालाब से पानी पिया जहां दलितों का जाना मना था। सोचिए जरा। ये सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, ये नागरिक अधिकारों की, बराबरी की और इंसानियत की दावेदारी थी। ये एक सीधी चुनौती थी उस सामाजिक व्यवस्था को। तो मतलब उन्होंने शिक्षा को व्यक्तिगत तरक्की का नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का औजार बनाया, और यहीं से उनका दूसरा किरदार उभरता है, एक राष्ट्र निर्माता का। आजादी के बाद जब देश का संविधान लिखा जा रहा था, तो उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। बिल्कुल। जिस इंसान को समाज ने हर कदम पर नियमों और दीवारों में बांधने की कोशिश की, उसी इंसान को पूरे देश के लिए नियम और कानून बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। सही बात है। और उन्होंने सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बनाया, उन्होंने एक सामाजिक दस्तावेज तैयार किया, एक ऐसा विजन पेपर जो आने वाली पीढ़ियों के भारत की नींव रखने वाला था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे वो कहते थे संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वो मानते थे कि भारत जैसे देश में जहां समाज में इतनी गहरी ऊंच नीच है, हम सिर्फ लोगों की सामाजिक नैतिकता पर भरोसा नहीं कर सकते। नैतिकता को संविधान के जरिए लागू करना होगा। एकदम सही। उनका मानना था कि समाज खुद ब खुद न्याय नहीं देगा, न्याय को व्यवस्था का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और इसी सोच का नतीजा है हमारे मौलिक अधिकार, जैसे आर्टिकल 17। हाँ, जैसे आर्टिकल 17 जो छुआछूत को एक अपराध घोषित करता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हजारों साल के अन्याय पर राष्ट्र का मतलब स्टेट का आधिकारिक प्रहार है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सिर्फ कागज के शब्द न रह जाएं, बल्कि हर नागरिक का कानूनी हक बने। और उनका ये काम सिर्फ संविधान तक ही नहीं रुका। उनका जिक्र हिंदू कोड बिल के संदर्भ में भी आता है, जिसने मतलब महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी उस वक्त। हाँ, और ये उनके विजन की गहराई को दिखाता है। वो समझते थे कि समाज तब तक बराबर नहीं हो सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं पीछे छूट जाएं। हिंदू कोड बिल में उन्होंने महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार, संपत्ति में बराबरी का हक और अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार देने की वकालत की। उस समय के समाज के लिए ये विचार बहुत क्रांतिकारी थे और इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ। लेकिन ये दिखाता है कि अंबेडकर की बराबरी की लड़ाई सिर्फ जाति तक सीमित नहीं थी, वो हर तरह के भेदभाव के खिलाफ थे। ये तो बात हुई एक समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता की, लेकिन उनका एक तीसरा पहलू भी है जिसके बारे में कम बात होती है, एक अर्थशास्त्री का। उनकी डॉक्टरेट की थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर थी। ये जानना दिलचस्प है कि अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी क्या सोच थी।
ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया योगदान है। वो एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे। वो मानते थे कि सामाजिक न्याय बिना आर्थिक न्याय के अधूरा है। उनका एक विचार था राजकीय समाजवाद का, स्टेट सोशलिज्म। अच्छा। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर उनका आइडिया बहुत सीधा था। वो चाहते थे कि खेती जैसी जरूरी जमीन और बड़े उद्योग सरकार के नियंत्रण में हों। ऐसा क्यों? इसका मकसद क्या था? मकसद था आर्थिक शोषण को रोकना। उनका तर्क था कि जब तक जमीन कुछ जमींदारों के हाथ में रहेगी, तब तक भूमिहीन किसान और मजदूर हमेशा उनके गुलाम बने रहेंगे। मतलब आर्थिक गुलामी। हाँ, अगर जमीन और मुख्य उद्योग सरकार के पास होंगे, तो मुनाफे का बंटवारा ज्यादा बराबरी से हो पाएगा और जाति आधारित आर्थिक शोषण की जड़ें कमजोर होंगी। वो सामाजिक आजादी को आर्थिक आजादी से जोड़कर देखते थे। उनकी नजर में जब तक किसी व्यक्ति की रोजी रोटी किसी दूसरे की मर्जी पर निर्भर है, तब तक वो असल में आजाद नहीं है। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये तस्वीर साफ होती है कि डॉक्टर अंबेडकर को किसी एक दायरे में बांधना मुमकिन नहीं है। वो एक समाज सुधारक थे जिसने अपमान को प्रेरणा में बदला, एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे जिसने देश को एक आधुनिक संविधान दिया, और एक प्रैग्मैटिक अर्थशास्त्री थे जो सामाजिक न्याय की आर्थिक जड़ों को समझते थे। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ समस्याओं की बात नहीं की, बल्कि उनके समाधान भी दिए। उन्होंने सिर्फ अधिकार नहीं मांगे, बल्कि उन अधिकारों को हासिल करने का रास्ता भी दिखाया। उनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और बौद्धिक क्षमता की भी है। और शायद यही उनकी विरासत का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी पीने से रोका गया, उसी ने एक दिन कलम उठाकर पूरे देश के लिए अधिकारों का एक ऐसा महासागर लिख दिया जिससे आज करोड़ों लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल हमारे लिए है, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहां किसी की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके काम और काबिलियत से हो। सोचने वाली बात यह है कि जिस भारत का सपना उन्होंने देखा था, उस सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी आज किसकी है?